तो शुरुआत कर रहे हैं किसकी? संसद की, पार्लियामेंट की। संसद लिखते हुए चलना, बनाते हुए चलना, आउटलाइंस वगैरह जो भी तुम बनाते हो अपने हिसाब से समझने रहे। तो देखो, संसद, पहले तो आप ये समझो कि संसद रियल में है क्या। संसद है केंद्र की विधायिका। विधायिका का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है आपका कानून बनाने वाली संस्था। तो जो केंद्र की विधायिका है उसे हम कहते हैं संसद। अब संसद में आपको पता है कि कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। एक आती है लोकसभा, और दूसरी आती है राज्यसभा, और एक तीसरी संरचना जो शामिल होती है उसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रपति यानी महामहिम। ठीक है, तो ये 3 संरचनाएं शामिल होती हैं आपकी किसमें? संसद में। क्लियर? जो लोकसभा है इसे कहा जाता है आपका निम्न सदन। इसे कहते हैं निम्न सदन। और जो राज्यसभा है इसे कहते हैं हम लोग उच्च सदन। उच्च सदन। ठीक है, अगर मैं इसकी तुलना करूं ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, तो ब्रिटेन में लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। यानी ये बात चल रही है आपकी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में सेम राज्यसभा जैसा होता है, इसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक, अगर मैं कहूं अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो संसद होती है उसे संसद ना कह करके उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखना, कांग्रेस। यानी अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। अब ये मत समझना आपकी कांग्रेस जो हमारे यहाँ पर रही ये बाद में, ये मतलब पहले आई होगी, बाद में अमेरिका ने देख करके कांग्रेस नाम रखा होगा, नहीं। कांग्रेस का मतलब एक संस्था से ही होता है। तो कांग्रेस शब्द का मतलब ही एक संस्था से, तो वहां उसे कहते हैं कांग्रेस। और अमेरिका में जो लोकसभा होती है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी इसे क्या कह सकते हैं? प्रतिनिधि सभा। यानी अमेरिका में बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि सभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और राज्यसभा को वहां बोलते हैं क्या? सीनेट। सीनेट, सीनेट। तो जो चीज ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो चीज अमेरिका में सीनेट है, वो इंडिया में राज्यसभा है। ठीक, जो चीज ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वही चीज भारत में क्या है? लोकसभा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भारत में 2 संगठन हैं, एक है मतलब 2 संसद के अंतर्गत 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक, अब इससे अगले स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो है इनका निर्वाचन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, दोनों को मैं साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, मतलब दोनों ही सदनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, अलग अलग नहीं कि पहले लोकसभा पढ़ा दी पहले राज्यसभा पढ़ा दी, बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, बड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। मेरे को खत्म करनी है संसद इस आज की क्लास में। ठीक है, तो वो कैसे होगी वो देखते हैं। ये बताओ, ये हो पाता है समझ में बन? ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्वाचन। सबसे पहले निर्वाचन की बात कर रहा हूं, संरचना की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको निर्वाचन समझ में आना चाहिए। निर्वाचन,
तो ध्यान रखना, निर्वाचन की अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कहां से आते हैं? तो देखो, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित। सभी सदस्य निर्वाचन, समझते हो निर्वाचन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन, यानी वो निर्वाचित होते हैं, जितने भी सदस्य वो सब निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा के सब सदस्य निर्वाचित नहीं होते। राज्यसभा के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? निर्वाचित का मतलब है इलेक्शन, चुनाव होगा, जीतेंगे तब जाएंगे। मनोनीत का मतलब है उनमें कोई विशेष योग्यता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर देंगे। तो ये जो मनोनीत करने का काम करते हैं, ये कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। ठीक, अब मेन मामला जो है वो है ये कि इनका निर्वाचन कहां से होकर के आता है। तो देखो, इनका जो निर्वाचन होकर के आता है वो आता है जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा। तो ये जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो जनता के द्वारा होती है। बात यह है कि कौन सी जनता? जिसका मतदान, जिसका मतलब मत बना हुआ हो, जिसका वोट बना हुआ हो। और वोट कितनी आयु के व्यक्ति का बनता है? 18 वर्ष। यानी मैं ये कह सकता हूं 18 वर्ष से ज्यादा वाली जो जनता है, जिनका मतदाता सूची में नाम है, उनके द्वारा इन लोगों को चुन करके भेजा जाता है। पहले यहां भी मनोनीत होते थे 2 सदस्य, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहते थे। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब नहीं है वो, तो अब उसको हमने निपटाई दिया, खत्म ही कर दिया। तो अब तो जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या होते हैं? आपके निर्वाचित होते हैं। बात आती है ये कहां से आते हैं निर्वाचित होकर के? ये आते हैं राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती है। मतलब आप ये मत सोचना कि राज्यसभा के सदस्य को हम चुनेंगे, हम लोग चुनेंगे, हम नहीं चुनते हैं। बल्कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यानी विधानसभा का मतलब ये हो गया, मैं ये कह सकता हूं विधायक। जो विधायक होते हैं वो विधायक चुनते हैं, यानी विधायक वोट डालते हैं। सपोज डेट, जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 मेंबर जाते हैं चुन करके, तो इन 31 मेंबर्स को चुनने का जो दायित्व है वो यहाँ की विधानसभा को है। और विधानसभा में यहाँ के कितने सदस्य हैं? लगभग 402 403 के आसपास है। तो वो सदस्य जो है वो चुन करके भेजते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो पहले जो मेन बात है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं, होते आम लोग ही हैं, खड़े आम लोग ही होंगे। जैसे मैं राज्यसभा सीट पे चुनाव लड़ लूं, तो मैं लड़ूंगा, तो लेकिन मुझे वोट जो डालेंगे वो डालेंगे विधायक। तो सीधी सी बात है, इसमें मेन रोल जो होता है वो पार्टी का होता है। भाई मुझे बीजेपी से अगर टिकट मिलेगा कि कहीं राज्यसभा सीट से, तब मुझे बीजेपी के विधायक वोट देंगे ना। तो ये पूरी पार्टी की गांठ साठ से होता है। इसमें ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भी निर्दलीय आ जाए उठ करके और वो चुनाव जीत जाए। राज्यसभा का चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। ठीक है, तो 2 बातें एटलीस्ट आपको ये याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट है। अब बात हम करते हैं संरचना के बारे में कि संरचना क्या होती है, सदस्य संख्या कितनी होती है, ये क्या क्या है। तो हम बात करते हैं हम किसके बारे में? संरचना। संरचना यानी संख्या। तो दोनों के बारे में बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम, देखो हमने कुछ सीटें खाली छोड़ी हुई हैं। कोई भी देश या खास करके भारत के संदर्भ में हमने पूरी सीटों को नहीं भरा। संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम हमारे यहां पर जो मेंबर आ सकते हैं लोकसभा में, वो आ सकते हैं 550। अभी तक ये सदस्य संख्या 552 थी,
लेकिन दो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। चूंकि तो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसके चलते अब जो है मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। लेकिन हम 7 सीटें हमने खाली छोड़ रखी है। खाली क्यों छोड़ रखी है? ऐसा नहीं है मतलब हमने उन्हें अलाउड कर रखा है, हमने उसे किसी क्षेत्र को अलाउड ही नहीं कर रखा। हमें ऐसा लगता है कि किसी दिन जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो उसके पास है पाकिस्तान के पास, वो क्षेत्र हमें कभी भी मिल सकता है। जिस दिन वो हमें क्षेत्र मिला, वो उस दिन हम 6-7 सीटें हम वहां अलॉट कर देंगे और वहां से चुनाव कराएंगे कैंडिडेटों का और उनको अपनी लोकसभा में लेकर के आ जाएंगे। तो इसलिए हमने लोकसभा में भी कुछ सीटें खाली छोड़ रखी, इससे कि हम ऐसे किसी क्षेत्र को जिसका हम अधिग्रहण करेंगे उसको हम दे पाए। ऐसी राज्यसभा की भी कुछ सीटें हमने खाली छोड़ रखी। तो अधिकतम हो सकती है कितनी, 550, बट है कितनी वर्तमान में? वर्तमान में जो है वो कितनी है आपकी, 543 वर्तमान में, यानी जो हमने अलॉट कर रखी है वो केवल 543 है। ठीक है, मैक्सिमम हो सकती है 7 खाली है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 7 सीटें खाली छोड़ी हुई है, हमने किसी को दी नहीं है, वो किसी राज्य को नहीं दी, किसी केंद्र शासित प्रदेश को हमने नहीं दी। ठीक है, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में आपको शायद ये बात तो पता ही है कि 12 होते हैं मनोनीत, इनको अलग कर दो, और 12 हो गए मनोनीत। अच्छा, एक चीज अगर ना लिखा हुआ आपने तो इसको मैं नीचे लिखता हूं, सेम इसी तरीके से। राज्यसभा में जो मैक्स हो सकते हैं, मैक्सिमम वो हो सकते हैं 250। ठीक है, 250 हो सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में हैं वो कितने हैं, वो हैं 245, यानी हमने कितनी सीटें खाली छोड़ी हुई हैं, 5। ठीक है, तो यहां पर हमने 7 खाली सीटें हैं, 7 खाली सीट। खाली सीट का मतलब ये नहीं कि हमने अलॉट कर रखी है, नहीं, किसी को नहीं रखी है। और यहां पर कितनी सीट खाली छोड़ी हुई है हमने, 5 खाली सीट छोड़ी हुई है। ठीक, तो ये हमने इस तरीके का सिस्टम है जो बनाया हुआ है, बैठाया हुआ है। अब कौन सी कितनी सीट कहां से आती है, तो देखो वर्तमान में जो 545 सीट हैं, इसमें से कुछ राज्यों से आती है, कुछ आती है केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जल्दी बताओ? 8 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, और राज्य कितने हैं, 28 राज्य। ठीक, तो यहां से जो 28 राज्य हैं, उनसे जो सीटें हैं आपकी, वो सीट आती है टोटल मिलाकर के जो अलॉट की गई है, वो सीट है आपकी 524। 524। और केंद्र शासित प्रदेशों को जो सीट है वो है 19। पहले कम थी, अब चेंज हो गई है, क्योंकि जम्मू भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले 13 थी ये सीट। अब यहां पर ये बात आती है कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें हैं, जो पता होनी चाहिए। कितनी कितनी हैं बताओ, लोकसभा सीटें हैं, पता हो तो? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश तो पता है ना कौन कौन से हैं? हाँ, तो बताओ कितने कितने सीटें, बोलो। पता, दिल्ली को कितनी, 5? 5 है, 7 है? 7 है ना। दिल्ली कितनी है, 7। जम्मू 5। ज्यादातर आपसे जो पूछेगा वो इन्हीं की पूछेगा, यानी दिल्ली की पूछेगा और जम्मू की पूछेगा। ठीक है, तो कितने हो गए ये आपका, दिल्ली की हो गई 7, जम्मू की हो गई 5। एक और याद रखना, दादरा नगर हवेली, उसकी कितनी है? हाँ, दादरा
नगर हवेली दो जुड़ गए ना, दादरा व दीप कर देता हूं, ठीक है, दादरा व दीप, इसकी दो है। टोटल कितने हो गए? 7 5 12, 12 और 2 14। केंद्र शासित कितने प्रदेश कितने बच गए? 5 बच गए। तो 5 अन्य में एक एक सीट है, ठीक है। जो अन्य है 5 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें एक एक सीट है, और एक एक सीट के हिसाब से कितनी हो गई? 5। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपकी यूनियन टेरिटरीज से आ रही है वो कितनी हो गई आपकी? 19 हो गई, 19 हो गई, ठीक है। यहां पर राज्यों से आप सब तो याद नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए एक समझदार व्यक्ति को, जहां तक मेरा मानना है। इनमें से आपको एक यूपी आपको पता होना चाहिए, यूपी से कितनी सीटें आती है लोकसभा में? कितनी है? 80। दूसरे नंबर पर एक और याद रख लेना, महाराष्ट्र। कितनी है? 48 है, 48 है। तो एटलीस्ट ये दो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम है कि भाई कहां पर अधिकतम है, तो वो ये। तो इतनी सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहां कहां से सीटें आती, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा सीटों के ऊपर, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी है? 245। अब इस 245 में से 12 कहां से आएंगी? बोलो। मनोनीत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अच्छा, वो राष्ट्रपति कुछ आधार पे करते हैं या ऐसे किसको बना देते हैं? कुछ आधार होते हैं। कौन कौन से आधार हैं? बोलो, किस आधार पर? बोलो, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। कोई व्यक्ति जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, या फिर समाज सेवी है, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में बुलाया जा सकता है। ये 4 चीजें हैं, 4 ध्यान रखना। 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये एक आधार हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा आधार हो गया। तो ये आपको 4 आधार याद रखने हैं। बस 4 ही आधार है जिस आधार पे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और अब आते हैं ये मैक्सिमम 250 जो है, अच्छा इसका तो कोई मतलब नहीं, ये जो है, हाँ। अब बचे कितने हैं? 200, पहले 12 घटाएंगे तो 233। 233 सदस्य क्या होते हैं भाई आपके? ये होते हैं निर्वाचित। अब ये निर्वाचित होके आएंगे तो सीधी सी बात है, राज्य से भी आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से भी आएंगे। बस मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होकर के आने चाहिए या आएंगे? क्या सबसे आएंगे या कुछ निश्चित ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे? निश्चित। कौन कौन से? एक तो दिल्ली, एक पांडिचेरी, एक जम्मू। रीजन? क्योंकि 3 ही ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, और आपको बताया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं। तो जहां विधानसभा होगी वहीं पर ये आएंगे। क्लियर है? तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो बताओ मेरे को किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? दिल्ली से कितने हैं? दिल्ली से 3 हैं, ठीक है। जम्मू 4, और पुडुचेरी 1। टोटल कितने हो गए? 8। यानी 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल मेंबर जो आते हैं चुन करके, वो आते हैं 8। और अगर मैं 8 को 233 में से माइनस कर दूं तो राज्यों से कितने आएंगे चुन करके? 225। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा आते हैं वो कहां से आते हैं? यूपी से, लगभग कितने? 31। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लगभग 19 मेंबर जो है, 19 मेंबर जो है वो आपके चुन करके आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा की सीटों के बारे में। बड़ी स्पष्टता से, बड़ा आराम से मैंने आपको समझाया है और बताया है। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है।
हाँ, कौन? लोकसभा क्या कर, राज्यसभा में या लोकसभा में? जो ये सीटें हैं, हाँ ये अधिकार है, ये घटा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2026 से पहले इसमें कोई चेंज नहीं करा जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया था इंदिरा गांधी के समय कि 2000 मतलब वो प्रावधान तो केवल शुरू में 25 वर्षों के लिए किया गया था, बाद में फिर 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसलिए 1976 में जनसंख्या नीति आई थी। हर एक राज्य अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ था। कैसे? उन्हें पता था जितनी ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें मिलती है, ये मिलती है जनसंख्या के आधार पर। जब ये सीटें दी गई थी राज्यों को, उत्तर प्रदेश को ज्यादा इसलिए मिली क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में अग्रणी था। 10 लाख पर एक सीट का आवंटन कर दिया गया। राज्यसभा में ऐसे किया गया था 50 लाख तक 10 लाख पर एक, उसके बाद 20 लाख पर एक सीट। तो ये आवंटन जब हुआ तो राज्यों को लगा कि जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसे उतनी सीटें आवंटित होंगी, और जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आवंटित होंगी उसका केंद्र में उतना ही ज्यादा दबदबा होगा। तब ऐसे में 1976 तक राज्य क्या कर किसमें लगे हुए थे? आपके जनसंख्या को बढ़ाने में। अब राज्य कैसे बढ़ाते हैं भाई? हम कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। इंदिरा गांधी के समय तक आते आते बेरोजगारी भुखमरी बहुत फैल चुकी थी, जनसंख्या नीति लाने की जरूरत थी। 1976 में इंदिरा गांधी के समय जनसंख्या नीति लाई गई, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अब हर राज्य को जनसंख्या कंट्रोल करनी। दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा समझदार थे, उन्होंने वो तो कंट्रोल पहले से कर रहे थे, पर उनके मन में भी यही बात आ रही थी, भाई साहब हम कंट्रोल कर रहे हैं, इनको तो समझाओ यूपी बिहार वालों को, इनका समझ में नहीं आ रहा है, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं हर साल की, भाई साहब जनसंख्या बहुत तेजी के साथ गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है, क्योंकि सब राज्य लोलुप हो रखे हैं इन सीटों को बढ़ाने के लिए, तो हम एक प्रावधान कर दें कि भैया हम ये सीटें ही नहीं बढ़ाएंगे। तो इंदिरा गांधी के समय 1976 में यह प्रावधान कर दिया गया कि अगले 25 वर्षों तक कोई भी लोकसभा राज्यसभा की सीट नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि अब जो सीट बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2001 या उसके बाद में, क्योंकि 1976 से अगर 25 साल जोड़ोगे तो 2001 आ गया। जब हम 2000 में आए, हमने देखा कि यार अभी भी नहीं मामला शांत हो रहा है, अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है। तब सरकार ने कहा एक काम करते हैं, 25 साल का रेस्ट और देते हैं। तो फिर यह कह दिया गया 25 साल तक और सीटें नहीं बढ़ेंगी। अब 2001 में 25 जोड़ेंगे तो मामला आ गया 2026 तक। इसका मतलब है 2026 तक कोई सीट नहीं बढ़ेगी। 50 साल तक आपके लोकसभा राज्यसभा में सीटें यही हैं, यही लिखी हुई है मैक्सिमम। ये आप कहें ना सीट क्यों खाली छोड़ रखी है, 5-7 सीट 5 सीट इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि इससे ज्यादा सीट आप नहीं बढ़ा सकते, वो संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा इंदिरा गांधी ने कर दिया था। तो अब क्या है, क्या अब बढ़ेंगी सीटें? हाँ बढ़ेंगी। आप देखिए नया संसद भवन बनके तैयार हो गया है, उसमें सीटें भी बढ़ गई हैं। राज्यसभा की सीटें शायद बढ़ा करके 250 से कुछ 450 के आसपास लेके आ रहे हैं, और लोकसभा की सीटें लगभग 800 850 के आसपास बढ़ाई जा रही हैं। और नया संसद भवन जो बना है वो इसीलिए बना है। सबसे पहला काम होगा 2026 के बाद पहली जनगणना होगी, जनगणना के आधार पर वो सीटें जो हैं वो आवंटित होंगी हर राज्य को। हो सकता है उत्तर प्रदेश इस बार 100 के पार हो जाए, 80 है 100 पार हो जाए, जनसंख्या बहुत बढ़ाई है भाई, ठीक है। हालांकि इस उत्तर प्रदेश को अगर 100 सीटें मिलती हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश की मेहनत नहीं है, इसमें आप लोगों की मेहनत है, ठीक है। तो खैर चलिए, तो ये समझ में आई बात या नहीं आई? अब ये सब काम होगा 2026 के बाद में। क्लियर? आगे बढ़े बढ़े क्या? तो ये चीज ध्यान रखना, संरचना के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि क्या क्या होता है वो सब। तो पहला है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यता, योग्यताएं, ठीक, लोकसभा की और राज्यसभा की। जो से 9 से 10 वाला जो बैच है एसएससी का प्रैक्टिस बैच, उसको मैंने लाइव कर दिया है आज से ऐप पर, नालंदा एजुकेशन ऐप पर। और 12 से 1 वाला जो बैच है वो भी आपका आर्ट एंड कल्चर का अब ऑनलाइन हो गया है। कंटिन्यू क्लास जैसे ऑफलाइन चलती है वैसे ही वो ऑनलाइन भी मिलेगी, ठीक है। तो क्या योग्यताएं हैं भाई? तो देखिए, जो सामान्य योग्यता आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है
कि लोकसभा के लिए योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, यानी एक योग्यता तो ये है। क्या यहां भी यही है? हाँ, यहां भी यही है, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। ठीक। जो दूसरी योग्यता इंपोर्टेंट है वो है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु, यहां पर न्यूनतम आयु जो है लोकसभा के लिए वो है 25 वर्ष, 25 ईयर ओल्ड। और जो यहां के लिए है मिनिमम एज, ठीक है, यहां के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। तो एक क्वेश्चन आपका बस यहां से आएगा, इस जगह से 25 वर्ष और 30 वर्ष, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी और कोई खास योग्यता नहीं, बाकी तो योग्यताएं हर एक पद पर होती है, पागल, दिवालिया, ये ना हो, वो ना हो, वो सब है, लेकिन ये आपको एक अंतर याद रखना है। बाकी जो भी अहर्ताएं, योग्यताएं निर्धारित करी जाएं जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा या और किसी के द्वारा, वो सब तो लागू होती ही होती है। अगला है कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, कार्यकाल लोकसभा व राज्यसभा के लिए, तो देखो राज्य लोकसभा के लिए कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है आपका? 5 वर्ष, यानी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कुछ अलग ही होता है। अलग ये होता है कि ये राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। यहां सदस्य का कार्यकाल तो होता है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता, सदन स्थायी होता है। यानी स्थायी सदन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सदस्य का कार्यकाल तो होगा, सदस्य का कार्यकाल तो होता है, और ये होता है आपका 6 वर्ष। लेकिन सदन का कभी विघटन नहीं होता, कभी विघटन नहीं होता, यानी सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल केवल होता है तो किसका होता है? सदस्य का होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर 6 साल कार्यकाल है तो 6 साल बाद राज्यसभा विघटित हो जानी चाहिए, 6 साल बाद राज्यसभा खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक दिन नहीं होता, हर 2 साल में होता है। तो इसका जो रीजन है वो 2 रीजन आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक पहला रीजन कि राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष में चुनाव हो रहा है, और प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, और 1/3 चुने जाते हैं। ये बात अगर समझ में नहीं आई है तो मेरे को बताओ, आ गई समझ में या नहीं? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज दैट ये आपकी राज्यसभा है, तो राज्यसभा का जब गठन हुआ था 1952 में, तो राज्यसभा के गठन में क्या किया गया? जैसे सभी सदस्यों को भर लिया गया। जैसे मान लो ये सब मेंबर जो थे ये सब आ गए, ठीक है, इतने सदस्य थे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे आ गए। ठीक है, मैं अलग अलग रंग से केवल बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन अंतर इनमें कोई नहीं था, सबको इस तरीके से हम लेकर के आ गए चुन करके। ठीक है, 1952 में जब गठन हुआ,
तो हमें प्लानिंग ऐसी करनी थी जिससे कि ऐसा रूल फॉलो हो। तो हमने क्या किया, 1952 में जैसे गठन हुआ तो 2 साल बाद 1954 में हम एक सिस्टम लेके आए। हमने कहा भैया आप में से 1/3 सदस्यों को यहाँ की सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अब यार कौन तैयार होता 2 साल में सीटें छोड़ने के लिए? हमने कहा करना पड़ेगा। बोले सिस्टम लॉटरी सिस्टम हम लेके आए। हमने कहा लॉटरी का सिस्टम करते हैं। तो हमने लॉटरी सिस्टम से क्या किया, 1/3 सदस्यों को बाहर कर दिया और इनकी जगह पर चुनाव करा लिया नए सदस्यों का। अब ये जो सदस्य आए हैं, ये सदस्यों का चुनाव कब हुआ? 1954 में। ठीक, उसके बाद फिर 2 साल निकल गए, 1956 आया। हमने फिर कहा भाई अब इनमें से आपको जाना पड़ेगा 1/3 सदस्यों को। हमने लॉटरी सिस्टम करा और हमने फिर क्या करा, 1956 में इन वाले सदस्यों को बाहर कर दिया और इनकी जगह नए सदस्यों को चुनाव करा लिया। ये सदस्य कब आ गए? 1956 में। और जब 1958 आया तो हमें इनसे कहने की जरूरत नहीं थी कि तुम चले जाओ, क्योंकि कार्यकाल 6 साल होता है, इनका कार्यकाल 6 साल हो गया और ये फिर बाहर चले गए और इनकी जगह हमने 1958 में कैंडिडेट ले लिए, नया चुनाव करा लिया। इसका मतलब 1958 में राज्यसभा एक ऐसा संगठन बन चुकी थी, ऐसा सदन बन चुकी थी जिसमें 3 अलग अलग कार्यकाल वाले लोग थे। एक वो जिनका कार्यकाल अभी 2 वर्षीय हुआ है, एक वो जिनका कार्यकाल अभी 4 वर्षीय हुआ है, एक वो जिनका कार्यकाल अभी 6 वर्षीय हुआ है। तो हर 2 साल में क्या होता है राज्यसभा में, जैसे इनका कार्यकाल क्या होगा, अब देखो ये 54 हो गया, 56 हो गया, 58 हो गया, जैसे ही 60 आएगा अपने आप इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 54 वालों का। 62 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया होगा, 64 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया होगा, 66 में फिर जो इनकी जगह आए होंगे उनका कार्यकाल पूरा हो गया होगा। तो ऐसा सिस्टम बनाया हमारे देश में कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का हर 2 साल में कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो जिनका पूरा हो जाता है वो बाहर चले गए 6-6 वर्ष अपने पूरे करके, और हमने नए 1/3 ले लिए, फिर अगले 2 साल में इनका, फिर अगले। तो इस तरीके से सदस्य का तो कार्यकाल होता है पूरा 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि अगर 1/3 जा रहे हैं तो 2/3 तो उसमें है, उस समय पर मौजूद है, तो इसे आप सदन का विघटन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये एक थोड़ी विचित्र सी अवधारणा है जो राज्यसभा में ली गई है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही या गलत? गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। दूसरी बात, राज्यसभा का चुनाव हर 6 वर्ष में होता है, सही या गलत? गलत है, हर 2 वर्ष में। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हाँ सदस्यों, तभी तो मैंने गलत बताया। मैंने कहा ना कि राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष में होता है, ये गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं। स्टेटमेंट सही ये होगा कि राज्यसभा सदस्यों, मतलब राज्यसभा का जो चुनाव होते हैं वो हर 2 वर्ष में होते हैं। वो चुनाव सदस्यों के होते हैं लेकिन हर 2 वर्ष में होते हैं, वो 2-2 वर्ष में करके आते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहाँ पर चीजें क्लियर है? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, क्या क्या हो गया हमारा? कार्यकाल हो गया है, योग्यताएं हो गई हैं, संरचना हो गई है, उसके अलावा अब और क्या क्या रह गया? वो सब वेतन भत्ते तो वो सब बात की बात है। अब आते हैं हम लोग पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ठीक। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है आपका चेयरपर्सन, जो संभालते हैं इस सदन को। पीठासीन अधिकारियों में दोनों में लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा। तो लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो 2 होते हैं भाई। एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। यहां पर राज्यसभा में भी 2 होते हैं। एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति।
उपसभापति, ठीक है। इसके अलावा एक लोकसभा के महासचिव होते हैं, ऐसे एक राज्यसभा के महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेन में इनकी बात ही कर रहा हूं। अब इन पर एक एक करके बात करते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो देखिए, जो अध्यक्ष होते हैं, पहले तो ये बात ध्यान रखना कि ये सदन के सदस्य होते हैं, सदन के सदस्य होते हैं, यानी इसका मतलब ये सदन के सदस्य होते हैं, हाँ, यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। और किस में चुने जाते हैं? सदन द्वारा चुने जाते हैं, सदन द्वारा चुने जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सदन के सदस्य होते हैं, सदन द्वारा ही चुने जाते हैं। कौन सी पार्टी के होंगे ये? जो बहुमत में होगी, यानी सत्ताधारी पार्टी का ही अध्यक्ष बनेगा। इसका मतलब सत्ताधारी पार्टी से होते हैं, सत्ताधारी पार्टी से होते हैं। जब कभी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते तो उसके लिए एक पद बनाया गया है जिसे कहते हैं हम लोग उपाध्यक्ष। जो उपाध्यक्ष होते हैं सेम है, सदन के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, यानी सदन के सदस्य होते हैं। अच्छा, मेरा बोर्ड तो बड़ा है, आपका इतना बड़ा नहीं होगा बोर्ड वगैरह, तो आप तो पेपर है, तो आप क्या करना, उसको नीचे करके लिख लेना, जैसे मर्जी वैसे लिख लेना। तो सदन के सदस्य ये भी होते हैं, उपाध्यक्ष। दूसरी बात, सदन के सदस्य चुनते हैं, ठीक। ये कौन सी पार्टी से होते हैं? सत्ताधारी से होते हैं या कैसे होते हैं, बताइए। बताओ, रूलिंग पार्टी से होते हैं कि अपोजिशन से होते हैं? बोलिए। एक्चुअली ये परंपरा है कि जो लोकसभा, मतलब होता ही है यार, चलो उपाध्यक्ष का पद है तो दे देते हैं, तो उपाध्यक्ष का पद बेसिकली जो दिया जाता है वो विपक्षी पार्टी को दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहां से होते हैं? ये विपक्षी पार्टी से होते हैं। लिखा हुआ नहीं है बस, ठीक है, एक परंपरा बन गया, पार्टी से होते हैं, ठीक। इनके बारे में एक दो बातें और जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये अपना मतलब इनको हटाया कैसे जाएगा? तो सदन के सदस्य हटाते हैं, सदन के सदस्य ही हटाते हैं, हटाते हैं। सेम इन्हें भी सदन के सदस्य ही हटाते हैं। अच्छा, ये त्याग पत्र किसको देंगे अपना? बोलिए। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसको देंगे? ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? किसको? अध्यक्ष को। यानी अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है। तो ये बातें एटलीस्ट इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। मेन मेन है, इंपोर्टेंट है। अभी भी कुछ और बातें करूंगा मैं जो कि महत्वपूर्ण है, फिलहाल इतना तो कम से कम जानो। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर, सुनने में आया होगा कभी अखबार में। आप में से कितने लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पहले ये बताओ। कोई आप में से पर डे न्यूज़पेपर पढ़ता है? कोई भी है आप में से एक जाबाज खिलाड़ी? ये बहुत अच्छी हैबिट है। ये हैबिट आप जितनी जल्दी अपने अंदर इंक्लूड कर लोगे उतनी जल्दी इंसान बन जाओगे, ठीक है। आप आज के टाइम पे तो चलिए आप न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन सॉफ्ट कॉपी, कई ग्रुप है, सॉफ्ट कॉपी आती है, उसको आप पढ़िए।
रीडिंग पावर आपकी जितनी बेहतर होगी उतना ही दिमाग बेहतर चलेगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने पर डे न्यूज़पेपर को आधा घंटा देना है। वो अलग, आप ये मत सोचो कि सर न्यूज़पेपर में तो कुछ आता ही नहीं है। भाई न्यूज़पेपर में कुछ आए कि ना आए, भले ही उसमें ये लिखा हो कि पड़ोसन जो है वो, हाँ समझ रहे हो ना, चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपने उसको पढ़ना है। मतलब खबरों को सरसरी नजरों से आप उसको देखिए। उससे क्या होगा, पहला तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं आज की डेली की अवेयरनेस जो भी चीजें थी करंट्स की, उनसे मैं अवेयर हूं। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। दूसरी बात है, वो चलते फिरते अखबार में रोज एक ना एक खबर काम की होती है। 5 रुपए में वो एक खबर काम की होती है, और वो खबर इतनी काम की होती है कि अगर वो एक खबर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपके पैसे वसूल हो गए। और दूसरा है कि आप में मैच्योरिटी आएगी, आप में समझदारी आएगी। आज के लोग, इस समय के बच्चे, स्टूडेंट कम समझदार क्यों हैं? इतनी घटनाएं, इतनी इस तरीके के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले नहीं होते थे। ठीक है, आप देखिए ना कितनी ज्यादा बदसलूकी हो रही है, कितने प्रकार की सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही हैं जिसमें आप देखोगे कि किस हद तक जो है वो लोगों का चरित्र गिर चुका है, मानसिकता गिर चुकी है। रीजन क्या है? रीजन यही है, वही रहा ही नहीं ना, कोई सिस्टम ही नहीं है, माइंड पे काम हो नहीं रहा, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे काम हो नहीं रहा, अध्यात्म से व्यक्ति छूटा पड़ा है, बस केवल अपने मौज में, एंजॉय में मदहोश है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ठीक है, सब कुछ करो, हर चीज बढ़िया है, बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा अपने को जो है वो उसमें भी लेकर के आओ। न्यूज़पेपर पर डे का पढ़ोगा, और न्यूज़पेपर पर डे पढ़ने का तरीका क्या है? घर पे न्यूज़पेपर मत मंगवाओ, रूम पे न्यूज़पेपर मत मंगवाओ, बेकार हो जाएगा। सुबह को जब यहां से जाते हो, किसी दुकान वाले पे न्यूज़पेपर मिलता हो या कोई भी हो, ठीक है, 5 रुपए उसे दो, न्यूज़पेपर ले लो। बस में बैठे हो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कहीं बैठे हो, बस का इंतजार कर रहे हो, बैठ के एक दो खबर खोल ली, मोड़ लिया उसको, थोड़ा थोड़ा नजर मारते हुए पढ़ रहे हो। और आपने खाली समय में, जब आपको खाली समय मिल रहा है, जैसे मान लो अब ठीक है गप्पे मारने हैं, कुछ भी करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर को आपने पढ़ा, वो धीरे धीरे आपके रिदम में आ जाएगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे कहने से एक दिन करके देख लो, दूसरे दिन आपको अलग ना फील हो अपने पड़ोसी से, तो बेकार। एक दिन मेरे कहने से करके देखो, बस एक दिन करके देखो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगली बात है सभापति और उपसभापति के बारे में। देखो उपसभापति कौन होते हैं? कौन होते हैं जल्दी बताओ। उपराष्ट्रपति होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, होते हैं नहीं होते हैं? तो अब बताओ, पहला कथन, ये राज्यसभा के सदस्य होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? क्या राज्यसभा के सदस्य होंगे? यस या नो? यस कैसे हो सकता है? क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं? उनमें केवल योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं होते हैं। इसका मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, नहीं होते। अच्छा, ये उपसभापति ये होंगे कि नहीं होंगे? ये होंगे। तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अच्छा, अब बताओ सभापति का चुनाव कौन करेगा? सभापति का चुनाव कौन करेगा? संसद करेगी। रीजन, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? संसद। यानी जब जब मैं सभापति बोलूंगा तो वहां पर सब शर्तें कौन सी लागू होंगी? उपराष्ट्रपति वाली। ध्यान रखिएगा। उपसभापति का गेम सीधा ऐसा ही है जैसे उपाध्यक्ष का होता है, यानी ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदन द्वारा चुने जाते हैं, सदन द्वारा चुने जाते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। इन पे सभी शर्तें वही लागू होंगी जो उपराष्ट्रपति पर होती हैं, बट ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदन द्वारा चुने जाते हैं, और हटाए भी किसके द्वारा जाएंगे? सदन द्वारा हटाए जाते हैं। सेम है। अच्छा, ये उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे?
बोलो, सभापति को देंगे। और सभापति किसको देंगे अपना त्याग पत्र? कह रहे उप सभापति को। भाई ये सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे केवल यहां से एक ही आएगा इतनी मेहनत करने के बाद, और वो क्वेश्चन ये आएगा केवल आपसे कि निम्न में से कौन सा पीठासीन अधिकारी अपने सदन का सदस्य नहीं होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, बताओ इनमें से कौन नहीं होता अपने सदन का सदस्य? उप सभापति या सभापति या कौन? सभापति, क्योंकि सभापति क्या होता है आपका? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। कार्यकाल कितना होगा? सदन के सदस्य होते हैं तो जब तक सदन के सदस्य रहेंगे तब तक कार्यकाल तो कितना रहेगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इनका 6 वर्ष। रीजन, सदन के सदस्य होते हैं तो सदन के कार्यकाल कितना होता है? 6। इनका 5 इसलिए क्योंकि ये तो सदन के सदस्य नहीं होते ना, उपराष्ट्रपति। तो इनमें 3 का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये वो चीजें हैं, ये वो लूप होल्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और फंसाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास क्योंकि ऐप पे लाइव भी है। ठीक, चलिए फिर समझ में आ रही है चीजें पॉलिटी, ये बताओ। ठीक है, पढ़िए आप, करते रहिए कंटिन्यू। पॉलिटी के बाद में क्या पढ़ोगे इसमें? क्योंकि पॉलिटी तो अब मतलब ठीक है, लेकिन एक माहौल रहता है। क्या पढ़ोगे बताओ?